अच्छा जनाब, आज हम इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चैप्टर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा समरी बता दूंगा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा है हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमने 4 मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग में डिवाइड किया था। नंबर 1 रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और नंबर 2 रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, और नंबर 3 रदरफोर्ड की कंक्लूजन, और नंबर 4 जो है रदरफोर्ड की डिफेक्ट्स। याद है ना आपको? फिर इसके बाद अगला हमारा टॉपिक था कि वो था बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ा और बोहर एटॉमिक थ्योरी के 7-8 पास्टुलेट हमने पढ़े। ठीक है, पहला पास्टुलेट आपको याद है कि एटम की जो शेप और शेल और ऑर्बिट्स की डिफिनेशन है। दूसरा एनर्जी के हिसाब से है। तीसरा जो एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से है। और चौथा आपने देखा था कि उस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग के हवाले से। पांचवा एनर्जी डिफरेंस के हवाले से है। ठीक है, फिर इसके बाद एक थोड़ा सा एक टॉपिक हमारे पास था कि उसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल बनाना। कई आपके पास एटम है तो उन एटम की मॉडल आप कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान सा था। आप सिंपल इज़ देट उसकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेंटर में लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है कि वो देट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा था। तो उन इलेक्ट्रॉनों को आपने एक ख़ास फार्मूले के ज़रिए पुट कर दी। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर और सो ऑन। ठीक है, फिर आगे हमने देखा एक और टॉपिक है जो आइसोटोप का था। आइसोटोप एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटोप। आइसोटोप की आपने कुछ सिमिलरिटीज़ पढ़े और कुछ डिफरेंसेस पढ़ा। डिफरेंसेस में सिर्फ ये बात याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो तो एटॉमिक मास डिफरेंट, याद रहेगा ना। फिर सिमिलरिटीज़ में तो कई चीज़ें सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, और फिर नंबर ऑफ शेल वगैरह सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, इस तरह की बात हमने आगे आइसोटोप की कुछ यूजेस पढ़ा था। आइसोटोप की यूजेस में से आपने देखा आयोडीन 131, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? हमने देखा थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए। आयोडीन 122 ब्रेन की पिक्चर लेने के लिए। कार्बन 14 टू डेट दैट रॉक्स, मुख्तलिफ चट्टानों की एज मालूम करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे आइसोटोप की आपने यूजेस पढ़ा। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो सबसे आखिरी टॉपिक है इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ हमने पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। तो ये जो ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के हवाले से यहाँ तक पूरी की पूरी जो वीडियो है तरकीब से अवेलेबल है। ठीक है, किसी ने अभी तक पिछला जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप, ताकि आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम आज आगे चलेंगे। इस चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चैप्टर का क्या टॉपिक है, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत आसान सा एक आप डिफिनेशन याद रखेंगे। आपके पास सब शेल 4 है। हाउ मेनी सब शेल्स देयर आर? 4 सब शेल है। उन 4 सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को तरकीब से रखने का जो अमल है उस अमल को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 4 सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को तरकीब से रखने का जो अमल है उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को रखना किस तरह से है उसे हम एक ख़ास तरकीब से रखेंगे। ठीक है, उस तरकीब को अभी आपने समझना है। तो इस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तरकीब से रखने का हमारे पास साइंसदानों के मुताबिक कुछ रूल्स आपको बता दिया, जैसे हुंस रूल है, जैसे अफवा प्रिंसिपल है, और जैसे आप कुछ और चीज़ भी देख लेंगे। ठीक है, इन रूल्स को, उन रूल्स के ज़रिए हमने पढ़ना है। मैं भी उनको बुला के ले, तो उन रूल्स को भी आप मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको। रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रा पैटर्न देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पैटर्न ये है हमारे पास। ये तो आपने किस सूरत याद रखना है, ये अफवा प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे 1s 2s 2p
3s 3p 4s और सो ऑन। अब ये जो यहाँ पर आपके पास जो पैटर्न है, अब ये जो पैटर्न कहाँ से आ गया, ये तो एक प्रिंसिपल के थ्रू आया है जिसको हम कहते हैं अफवा प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ये जो पैटर्न है, सवाल आपके पास ये है कि ये जो कन्फिगरेशन का ये जो पैटर्न है वो तो हम रटेंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये आखिर कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पैटर्न। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पैटर्न लिखना बहुत आसान है आपके लिए। कुछ भी ना करें, आप इस पैटर्न को लिखना चाहेंगे तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, आप 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास नंबर होंगे, ठीक है। 4 आपने कॉलम बनाना है। सबसे पहले आप 1 से लेकर 7 तक, फिर इसके बाद अगले कॉलम में आप ज़रा ऊपर से एक छोड़ो, नीचे से एक छोड़ो, 4 5 6, एक नीचे से कम, एक ऊपर से कम, ठीक है। फिर एक और कॉलम, फिर इसमें आप लिखेंगे 3 से शुरू करो, 3 4 5। फिर चौथा कॉलम में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 लिख दीजिए आप। 4 कॉलम लिखा, ठीक है। 4 कॉलम इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास सब शेल जो है वो 4 है, SPDF। तो S के लिए एक कॉलम है, P के लिए एक कॉलम है और D के लिए कॉलम है। देखें ये हमारे पास S है, ठीक है, SS लिखते जाओ आप। फिर ये P है और ये D है और ये F है, SPDF। ये बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है। पहले आपने 1 से लेकर 7 तक लिखा है, फिर इसके बाद ऊपर से कम कर दी, नीचे से कम कर दी, फिर ऊपर से कम कर दी, नीचे से कम कर दी, ये आपके पास पैटर्न आ गया, ठीक है। फिर इस पैटर्न को आपने क्या करना है, डायगनली उसको काटना है। डायगनली का मतलब जैसे यूं, इसको यूं काटो जनाब, इसको यूं काटें आप, इसको यूं काटें, इसको यूं काट लीजिए, इसको यूं काट लीजिए आप। देखिए इसको कहते हैं डायगनली उसको काटना। इतना तक तो हो जाएगा ना। पहले आपने नंबर लिखा 7 तक, फिर ऊपर से कम नीचे से कम करते करते 4 कॉलम बना दी, फिर उसको यूं यूं काटा आपने। फिर क्या करेंगे आप हेड को टेल से मिला दो, हर एक की हेड को क्या करेंगे, हर एरो की हेड को टेल से मिलाएंगे। तो इस एरो की हेड को आप टेल से मिला दो, देखो इसको इससे मिला दिया, इसकी हेड को इससे मिला दिया आपने, इसकी हेड को इसकी टेल से मिला दी और इसकी हेड को इसकी टेल से मिला दी, और इस तरह से आपके पास एक रूट आएगा। क्या आएगा उसके पास। अब आप इस रूट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको लिखना शुरू कर दो। जैसे सबसे पहले क्या है, 1s है, फिर क्या है, देखो ना 2s है, फिर क्या है 2p है, आपने तो रूट को फॉलो करना है। फिर क्या है आगे, 3s है, फिर क्या है 3p है, हाँ 3p, फिर क्या है 4s है, फिर क्या है 4s के बाद 3d, ये देखो ना 4s के बाद 3d, फिर इसके बाद क्या है 4p, और आगे सो ऑन करते जाएंगे आप। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न बनाने का तरीक़ेकार ये है बेसिकली, ठीक है। तरीक़ेकार क्या है, ये इसको हम कहते हैं कि अफवा प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे हुन्स रूल, अगर ये मुख्तलिफ किस्म के रूल है जिसके तहत आपने एक पैटर्न जो बना दिया है, तो ये पैटर्न आपके पास कहाँ से आ गया, पैटर्न बनाने का ये तरीका है हमारे पास, याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर देखिए आप। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना है। इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने का जो तरीका है उस तरीके को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे उसे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ एलिमेंट का कर लेंगे। जैसे आप देखें सबसे पहले हमारे पास है कि लेट सपोज मैं एक दो एलिमेंट लिखूंगा, सोडियम एटम 23, दूसरा आपके पास है एल्युमिनियम 13 27, जैसे कार्बन 6 12, जैसे मैं एक और एलिमेंट लिखूं पोटाशियम 19 20 40। अब ये 4 है, तो इस 4 में से मैं आपको एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। मैं किसका करूं, आखिरी का कर दूं, पोटाशियम का। इधर देखें सर आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कई फ़ायदे हैं। पोटाशियम 19, पहली बात यह है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ एटॉमिक नंबर की ज़रूरत है, बस किसकी ज़रूरत है, सिर्फ एटॉमिक नंबर की ज़रूरत होती है। एटॉमिक मेज से कोई सरोकार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। अब आपने करना क्या है, 19 का मतलब ये है कि 19 इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम के पास। पोटाशियम 19 का क्या मतलब है, पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। उस 19 इलेक्ट्रॉन को आपने इस पैटर्न में रखना है।
लेकिन एक बात ख्याल रखिए इस बात का कि आपको पता होना चाहिए एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, कल मैंने बताया है 2, पी में कितना आएगा 6, डी में कितना आएगा 10 और एफ में कितना आएगा 14। बस ये है, यानी इस एस और पी और डी में रूट तो आएंगे, 6 तो आएंगे, लेकिन उससे कम तो आएगा, लेकिन ज़्यादा उसमें कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी यही है। एस में 3 कभी नहीं होगा, एस में 2 होगा, 1 होगा। पी में 7 कभी नहीं होगा, पी में 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा। याद रहेगी चीज़। अब बिस्मिल्लाह करके शुरू कर लें। देखें पोटेशियम 19, तो पोटेशियम 19 को आपने इस पैटर्न के अंदर रखना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे आप। तो देखो 1s2 फिर 2s2, क्योंकि 2 में एस में 2 से ज़्यादा नहीं होगा। 2p6, क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 6 10, अभी आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो अगला देखो 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 2 4 10 12 और 18। अब इससे अगला पैटर्न क्या है 4s1, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर तक तो 18 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसको आपने नेक्स्ट में लिखा है। याद रहेगी चीज़। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको 3 चीज़ों का पता चलेगा। कितनी चीज़ों का पता चलेगा 3, उसमें से नंबर 1 आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उस एलिमेंट का ताल्लुक किस पीरियड से है। अभी कल से हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह। ठीक है, उस एलिमेंट का ताल्लुक किस ग्रुप से है, उस एलिमेंट का ताल्लुक किस ब्लॉक से है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, अब देखो कि आपको पीरियड का कैसे पता चलेगा। तो आपको हर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कोफिशिएंट, और दूसरा बेस, और ये पावर। कोफिशिएंट बेस पावर, कोफिशिएंट बेस पावर, नज़र आ रही कि नहीं। तो सबसे पहले आपने देखना है सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट कौन सा है, लार्ज कोफिशिएंट। 1 2 3 4 में से बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है 4। तो जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है दैट विल बी द पीरियड। वो क्या होगा जनाब 4th पीरियड से है इसका ताल्लुक। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 में से सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट कौन सा है 4 है, तो लिहाजा नंबर ऑफ पीरियड विल बी द 4। समझ रहे बात कि नहीं। अगला आप ये बात याद रखेंगे कि जो 4 सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट के ऊपर जो पावर क्या है दैट विल बी द ग्रुप। कोफिशिएंट के ऊपर पावर को क्या होगा ग्रुप के बराबर। तो कोफिशिएंट के ऊपर पावर क्या है 1, तो आप यहां पर लिखेंगे इसका ताल्लुक तो फर्स्ट ए से है जनाब, फर्स्ट ए। अब बिलफरस आपके पास अगर बड़ा कोफिशिएंट 2 दफ़ा हो, बड़ा कोफिशिएंट क्या हो 2 दफ़ा हो, 2 टाइम्स हो, तो आप क्या करेंगे उन दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे अगर ये हो, इधर देखिए आप, तो बड़ा कोफिशिएंट तो 3 है, तो पीरियड तो 3 होगा, लेकिन ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे 6 + 2 8 हो जाएगा। फिर याद रहेगा चीज़। अगर बड़ा कोफिशिएंट 1 हो तो उसके ऊपर मौजूद जो पावर है वो ग्रुप के बराबर होगा, लेकिन अगर बड़ा कोफिशिएंट 2 दफ़ा हो तो उसके ऊपर पावर को आप 8 कर देंगे आप, तो वो ग्रुप के बराबर होगा। याद रहेगी चीज़। अब सबसे आखिर में अगर एस हो तो ब्लॉक एस होगा, पी हो तो ब्लॉक पी होगा, और डी हो तो डी होगा, और एफ हो तो एफ होगा। यहाँ पर क्या है आखिर में एस है ना, तो इसका ताल्लुक किससे है एस ब्लॉक से है। ठीक है, इसका ताल्लुक किससे है एस ब्लॉक से है। यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इससे रिलेटेड कोई और मसला है तो आप पूछ लीजिए, वरना अब इन 4 में से 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी मुझे करके दिखा दें आप। यहाँ तक आपकी चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।